वह भोजन या पोषण सामग्री जो जीवों को अपने शरीर की वृद्धि, मरम्मत, ऊर्जा प्राप्त करने और स्वस्थ रहने के लिए आवश्यक होती है, जिससे हमारे शरीर का निर्माण होता है, जिससे हमें ऊर्जा मिलती है और जिससे हमारे शरीर को आरोग्य मिलता है, उसको भोजन कहते हैं, आहार कहते हैं। अब आयुर्वेद के अनुसार आहार का क्या मतलब है, अर्थ महत्व क्या है? तो आयुर्वेद के अनुसार आहार प्रीणनः सद्यो बालकृत्य धारकः आयुस्तेजः समुत्साह मृत्यो विग्रीवर्धनः। आहार भोजन ये वह है जो तुरंत तृप्ति देता है। सबसे पहली बात तो ये कि जैसे ही आपको भूख लगती है और आप जैसे ही भोजन लेते हो तो आपको एक तृप्ति प्रदान करता है, एक शांति मिलती है उसे खा करके, एक अलग आनंद मिलता है। और इसके साथ आयुर्वेद और क्या कहता है, तृप्ति के साथ साथ वो भोजन आपको बलवर्धन करने वाला, ऊर्जा बल बढ़ाने वाला होना पड़ो, ठीक है। आणि तेच પછી शरीर को धारण करने वाला, अर्थात जिसकी वजह से हम जीवित हैं। भोजन वह है, आहार वह है जिसकी वजह से हम जीवित हैं। और इसके साथ में ये और क्या देता है, ये हमें आयु एज देता है, हम लोगों को अच्छी आयु देगा। ये हमें तेज देता है, ओज देता है। जो लोग भोजन ठीक से नहीं लेते उनके चेहरे से तेज गायब हो जाता है और जो ज्यादा लेते हैं उनके चेहरे से भी गायब हो जाता है। स्मरण शक्ति को भी यही बढ़ाता है हमारी, क्योंकि पोषण तो सारे यही दे रहा है ना। भोजन के अंदर ही वो सारे तत्व पाए जाते हैं जिससे पूरा शरीर चल रहा है। और ये पाचक अग्नि को भी बढ़ाता है। तो आहार आयुर्वेद के अनुसार क्या क्या हुआ कि आहार जो है वो आयु देने वाला है, वो हम लोगों को तृप्ति देने वाला है, वो हमारा बलवर्धन करने वाला है, उसकी वजह से ही हम जीवित हैं, वो हमारे शरीर को धारण कर रहा है, वो ओज देता है, वो हमें आयु देता है, तेज देता है, उत्साह प्रदान करता है। भोजन ऐसा होना चाहिए जिसे लेकर के उत्साह आए, तो उत्साह प्रदान करता है, स्मरण शक्ति वो हमारी बढ़ाता है और इसके साथ में पाचक अग्नि को भी बढ़ाता है। और इसके साथ में जो हमारा आरोग्य है, जो स्वास्थ्य है, वो भोजन के अधीन है। हमी जे खाई रहा छौ तो अनुसार ले हमरो स्वास्थ्य आरोग्य तो माथी नहीं डिपेंड कर छा। अगर हम जो भोजन है वो ठीक ना ले तो वो अपने आप हमारा स्वास्थ्य बिगड़ भी जाता है। अच्छा, गीता के अनुसार क्या क्या बताया गया, आहार स्वपि सर्वस्य त्रिविधो भवति प्रिय। मनुष्य का भोजन उनकी प्रकृति सत्व रजस और तमस के आधार पर 3 प्रकार का होता है। तो भोजन कितने प्रकार का हो सकता है, 3 प्रकार का। ये कौन कह रहा है, भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं, गीता के अंदर कह रहे हैं कि आहार व्यक्ति की प्रकृति के अनुसार, व्यक्ति जैसी प्रकृति वाला होगा। सतोगुणी व्यक्ति होगा तो वो सत्वगुणी व्यक्ति सतो गुण से युक्त आहार का सेवन करेगा। रजोगुणी व्यक्ति रजस आहार का सेवन करेगा। तमोगुणी व्यक्ति तमस युक्त आहार का सेवन करेगा। और आगे क्या कहा, गीता के अनुसार जैसे आयुर्वेद में कहा गया, गीता में भी बताया कि आहार क्या है, ये आयु, सत्वगुण, हमारा बल शक्ति, आरोग्य स्वास्थ्य, सुख और प्रसन्नता बढ़ाने वाले, स्थिर रहने वाले, हृदय को शक्ति देने वाले, मुट्टुलाई स्ट्रांग बनाने वाले, रसयुक्त तथा चिपलो आहार, ऐसे आहार को भोजन अर्थात भोजन करने के पदार्थ सात्विक मनुष्य को प्रिय होते हैं। मतलब सात्विक मनुष्य को क्या प्रिय है, सात्विक मनुष्य को प्रिय वह भोजन, वह आहार जिसे खाने से उसकी आयु बढ़े, उसके अंदर का सतोगुण की और अधिक वृद्धि हो जाए, बल भी बढ़े और इसके साथ में आरोग्य स्वास्थ्य भी मिले, उसको सुख भी मिले, प्रसन्नता भी मिले, स्थिर रहे, मति स्थिर रहे, इधर उधर भागे नहीं, और हृदय मुट्टू उलाईपनी शक्ति दिनचा। और ऐसे आहार कैसे होते हैं, वो रसयुक्त और चिपलो होते हैं, जो आपका क्या बोलते हैं उसको, जैसे घी तेल युक्त होते हैं ना, और रसयुक्त होते हैं। तो उस तरीके से चिल्लो बनाओ, मतलब तला हुआ चिल्लो नहीं, है ना। जैसे रोटी पे ऊपर से घी लगा के खाया, चावल पे ऊपर से घी डाल के खाया। और परम पूज्य स्वामी जी महाराज ने परसों क्या बताया था, पूरे दिन घी लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी, सुबह सुबह खाली पेट 1 चम्मच घी ले लिया जाए तो वो सूक्ष्म आहार की तरह काम करता है। उससे हमारी स्मरण शक्ति भी बढ़ती है, उससे हमारे मस्तिष्क को तराई मिलती है। वो मस्तिष्क को जब स्निग्धता मिलती है तो इससे हमारे मस्तिष्क के अंदर जो है, जो ये आजकल ये भूलने की बीमारियां, ये अल्जाइमर इत्यादि की जो समस्याएं वो भी दूर होती हैं। हमारे जोड़ों के बीच में भी स्निग्धता बढ़ती है तो ये खट 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 की आवाजें भी बंद होती हैं, हमारी हड्डियां भी मजबूत, नसें भी मजबूत, हमारा मस्तिष्क भी मजबूत, और हमारे हृदय के लिए भी अच्छा होता है। तला हुआ अच्छा नहीं होता, पर 1 चम्मच घी देसी गाय को, लोकल गाय को। अच्छा, इसके बाद
तो रजोगुणी व्यक्ति को क्या प्रिय होता है, वो दूसरे श्लोक में बताया गया। अति कड़वे, अति खट्टे, अति नमकीन, नुनीलो धेरे, अति अमीलो धेरे नुनीलो, धेरे तीतो, धेरे अमीलो, एकदम तातो, एकदम अति गरम, धेरे तातो, धेरे पीरो, यानी एकदम रूखे रूखे, और अति दाहकारक, अग्नि उत्पन्न करने वाले, पित्त को बढ़ाने वाले आहार अर्थात भोजन के पदार्थ, रजोगुणी व्यक्ति ऐसा भोजन पसंद करता है। और जो कि दुख देने वाले होते हैं, शोक को उत्पन्न करने वाले और रोग को बढ़ाने वाले होते हैं। धेरे पीरो, धेरे तीतो, धेरे अमीलो, धेरे नुनीलो, यस्तो खालको, एकदमै ड्राई ड्राई खालको, अनि यसका साथै जो पित्त बढाउने खालको पदार्थ हुन्छन् त्यो रजोगुणी व्यक्तिलाई मन पर्छन्। अनि त्यो लिएर फेरि प्रभाव के पर्छ शरीरमा, हामी सतोगुणी व्यक्तिको हेरौँ त जो सतोगुणी व्यक्तिलाई रसयुक्त र स्निग्धतायुक्त भोजन मन पर्छ। यो लिएर तर मान्छेलाई त्यो मान्छेलाई शक्ति मिल्छ, आनन्द र उत्साह उत्पन्न हुन्छ। तर जब मान्छे यो रजोगुणीको कुरा गरौँ त रजोगुणीलाई यस्तो खालको पदार्थ मन पर्छन् जो दुख र शोकलाई उत्पन्न गर्छन्। ठीक छ। अनि त्यसपछि आउँछ तमोगुणी व्यक्तिलाई के मन पर्छ भोजनमा, तो जो भोजन आधा पका हुआ हो, अध पका, न ढंग से पका न ढंग से कच्चा, रस रहित, जिसमें कोई रस ही नहीं है, दुर्गंधित, बासी खाइरहेको छौँ नि हामी, फास्ट फूड, नुडल्स, पैक्ड फूड। हामी तो कहिले कहीँ स्कुलमा जान्छौँ, स्कुलमा पनि बच्चाहरूको टिफिनमा पनि त्यही नै छ, त्यही खाइरहेछन्, चाउ चाउ, वाई वाई, ब्रेड, पिज्जा, बर्गर, बासी तो है ना। रातिको चावल बिहान खाइरहेछौँ। एउटा ठाउँमा कहाँ गएका थियौँ, साथीजी यहाँ तो दुई दुई दिन तीन तीन दिन सडाएर चावल खान्छन्, बासी। उच्छिष्ट तथा जो अपवित्र भी है, जो अपवित्र ढंग से बनाया गया या कमाया गया है, वो भोजन भी वो तमस गुणी व्यक्ति को बड़ा प्रिय होता है, जिसके अंदर पवित्रता नहीं है। जो उच्छिष्ट है, जो अर्थात जो हमारे मन में उच्छृंखलता, हमारे अंदर अशांति उत्पन्न करने वाला भोजन है, वो तमोगुणी व्यक्ति को मन भरता है। अब आप अपना अपना अवलोकन कर लेना, हमने भी कर लिया अपना अपना खड़े खड़े। थाहा हुन्छ नि हामीलाई कस्तो खालको भोजन परिरहेछ, त्यो अनुसारले थाहा हुन्छ कि हाम्रो शरीरमा, हाम्रो जीवनमा, हाम्रो मनमा रजोगुणको प्रभाव बढेको छ, तमोगुणको प्रभाव बढेको छ कि सतोगुणको प्रभाव बढेको छ। अब यस्तो छैन कि सधैँ त्यस्तै खालको मन पर्छ, मान्छे आफ्नो प्रकृतिलाई चेन्ज पनि त गर्न सक्छ नि। अब कहिलेकाहीँ हामीलाई रजोगुणी भोजन त्यत्तिकै मन पर्छ, मन गर्छ कि भाई केही पिरो खानुपर्छ, केही अमिलो खानुपर्छ, तर जो एकदम सात्विकता भी आ जाती है व्यक्ति के अंदर, तो सात्विक भोजन मन पड़ने लगता है। अच्छा, अब आहार को साथ में मन को के संबंध हो, तो हामीले तो धेरै पटक सुनिएका छौं नि, जैसा खाएंगे अन्न वैसा बनेगा। तो आहार अगर शुद्ध, सात्विक और स्वच्छ होता है, अच्छे से बना हुआ है, सात्विक है, तो मन भी शुद्ध और शांत रहता है। तो मनलाई पनि शुद्ध र शान्त बनाउँछ। अनि जब हाम्रो मन शुद्ध हुन्छ, तो स्मृति हाम्रो स्थिर हुन्छ, अनि साथमा स्पष्ट पनि हुन जान्छ। जितना ज्यादा हम लोग तमोगुणी रजोगुणी भोजन की तरफ चलेंगे, तो धीरे धीरे अस्थिर बुद्धि होती जाएगी, मन अस्थिर हो जाएगा, बुद्धि अस्थिर हो जाएगी, और स्पष्टता भी नहीं रहेगी चीजों को लेकर के भी और स्मृति को लेकर के भी। चीजें याद नहीं रहेंगी, ढंग से समझ नहीं पाएंगे, हमारा मस्तिष्क ठीक से निर्णय, बुद्धि ठीक से निर्णय नहीं कर पाएगी, क्योंकि मन विचलित है। राम्रो निर्णय लिनको लागि हाम्रो मन सन्तुलित र हाम्रो मन शान्त हुनुपर्छ, अनि त्यसमा भोजन एकदमै रोल प्ले गर्छ। तो भोजन से प्राप्त पोषक तत्व जैसे विटामिन, खनिज पदार्थ, अमीनो एसिड सीधे दिमाग और न्यूरोट्रांसमीटर्स पर प्रभाव डालते हैं। हामी जे खाइरहेका छौँ नि त्यसको एकदमै सीधा प्रभाव पर्छ हाम्रो मस्तिष्कतिर। अच्छा एक बात बताओ, शराब का नहीं पड़ता? पर्छ रक्सीको? के हुन्छ? दिमाग इधर उधर हो जाता है। अनि कोही मान्छे अगर ड्रग्स लिइरहेछ भने, तो सबैभन्दा पहिले ड्रग्सको प्रभाव कहाँ पर्छ? दिमागमा, खाएर पनि, नसामा हालेर पनि। अनि यसका साथै रक्सीको पनि प्रभाव हाम्रो सबैभन्दा पहिले मस्तिष्कतिर नै पर्छ, दिमागतिर। तो जब त्यो कुराको पडिरहेछ, तो अरू कुराको किन पर्दैन होला? हामी दूध खाइरहेछौँ, तो दूध खाएर हाम्रो दिमागलाई के मिल्छ होला नि? त्यो विटामिन सबै खालको अनि पोषकता अनि सात्विकता दूध खाएर मिल्छ हामीलाई। त्यसको प्रभाव हाम्रो मस्तिष्कतिर पर्छ। अगर केही विकृत भोजन गरेर हाम्रो हाम्रो मस्तिष्क, हाम्रो मन विचलित हुन सक्छ भने, तो राम्रो भोजन गरेर फेरि शान्त पनि त हुन सक्छ नि। सिम्पल हो। अनि त्यसै नै
जति पनि हामी विटामिन खनिज पदार्थ एम्यूनो एसिड इत्यादि सबै लिइरहेका छौँ त्यो सबै हाम्रो दिमागमा सीधा प्रभाव पार्छन्। हाम्रो दिमागको भित्र न्युरो ट्रान्समिटर्स हुन्छन्। हाम्रो जो दिमागको कोष हुन्छ त्यसलाई न्युरोन्स भन्छौँ। न्युरोन्सको बिचमा एउटा ग्याप हुन्छ साइनेप्स, त्यसमा न्युरो ट्रान्समिटर्स ट्रेभल गर्छन्, मतलब सिग्नल हमारे दिमाग में जो देखो हाम्रो जो ये शरीर छ नि यो सबैजना बुझौँ राम्रोसँग कि हमारा जो शरीर है यो शरीरमा मुख्य रूपमा मैले भनेको थिएँ नि 37 ट्रिलियन सेल छन् और 37 भनेको 370 खरब कोष। अनि त्यसै नै हाम्रो जो यो कलेजोको कोष छन्, कलेजो धेरै काम गर्छ। त्यसमा एउटा काम डिटोक्सिफाई पनि गर्ने हो। त्यो टक्सिन्सलाई बाहिर निकाल्नको लागि यो हाम्रो कलेजो पनि धेरै काम गर्छ। जति पनि नराम्रो कुरा खाएका छौँ त्यसको प्रभाव हाम्रो शरीरमाथि नपरोस् त्यसको लागि कलेजोको कोषहरू काम गर्छन्। त्यसै नै हाम्रो मस्तिष्कको कोषहरूलाई न्युरोन्स भन्छन्। के भन्छन्? न्युरोन्स भन्छन्। अब हाम्रो शरीरको भित्र यस्तो छ कोष बनिरहेछन् अनि नयाँ बनिरहेछन्, पुरानो बिगडिरहेछन्। अब यसमा सामर्थ्य हुन्छ छुट्टै छुट्टै खालको। तर जो हाम्रो मस्तिष्कको कोषहरू हुन्छन् न्यूरॉन्स, तो जो बचपन में थे उनका साइज तो बड़ा होगा पर वो नए नहीं बनते, और अगर कोई खत्म हो जाए तो नया दोबारा तैयार होना मुश्किल होता है। इसीलिए अगर दिमाग की हानि हो जाए तो रिकवरी आना बहुत मुश्किल काम होता है। बाकी अंगों में तो रिकवरी होती है ना हमारे शरीर में, हुन्छ कि हुँदैन? हुन्छ। केही कसैको यहाँ कट लागेको छ भने तो भर्ता है ना, तो शरीर अपने आफै रिकवरी गर्छ। त्यसै नै जैसे आप इसको उदाहरण को लो, माओसिली को जब डर लगता है तो क्या करती है? पूंछ छोड़ देती है, फिर उसके बाद दोबारा पूंछ आती है कि नहीं आती? आ जाती है ना, तो उसका विकास फिर से हो जाता है। इसलिए नहीं हम लोग कलेजो कलेजो का अगर आप 3/4 भाग तक भी निकाल दो तो भी नया आपका जो पुराना कलेजो है वो रिकवर कर लेता है। आधा कलेजो दान किया जा सकता है, लेकिन ऐसे अंग भी हैं जिनमें रिकवरी हर किसी में नहीं होती। बाकी 99% हमारे शरीर में रिकवरी की क्षमता है। सबसे ज्यादा कलेजो को भित्र छ। कलेजो को कोषहरूलाई हेपेटिक सेल्स भन्छन्। के भन्छन्? हेपेटिक सेल्स। तो कलेजो को जुन कोषहरू छन् उनके अंदर सबसे ज्यादा रिकवर होने की क्षमता है। इसीलिए अगर कोई बीमार हो भी जाए तो भी रिकवर हो सकता है। आप उसको सेल को ऊर्जा दो। हामीले पहिलो दिनमा पनि कुरा गरेका थियौं। तो ऊर्जा दिनको विधि पनि हामीले बुझेका थियौं कि कोषमा ऊर्जा कसरी तयार हुन्छ। जे हामी खाइरहेका छौं त्यसको रस बन्छ अनि साथमा अक्सिजन जान्छ। त्यो अक्सिजन र रस मिलेर त्यसमा केमिकल रिएक्सन रासायनिक प्रक्रिया हाम्रो कोषको भित्र हुन्छ। त्योबाट फेरि ऊर्जा उत्पन्न हुन्छ। ऊर्जाको साथमा अलिकति कार्बन डाइअक्साइड पनि उत्पन्न हुन्छ। जस्तो हामी अक्सिजन लिइरहेका छौं, कार्बन डाइअक्साइड बाहिर फाल्दिन्छौं अनि यसका साथमै जो हामी अक्सिजनको साथमा यो हामीले ऊर्जा तयार गरेका छौं अलिकति पानी पनि तयार हुन्छ, तो पनि कोषभन्दा बाहिर जान्छ अनि जो ऊर्जा तयार भएको छ त्यो कोषको भित्र माइटोकन्ड्रियामा रहन्छ अनि जब रिक्वायरमेन्ट हुन्छ तो हाम्रो कोष निकालेर शरीरलाई दिन्छ। एउटा शरीरमा केही समस्या छ भने हाम्रो एउटा भागमा शरीरमा मान लो यहाँ छ समस्या तो अरू कोषहरू पनि सपोर्ट दिन्छन् रिकभरीका लागि, तर हुनुपर्छ सपोर्ट दिनको लागि एनर्जी हुनुपर्छ। तो यो ऊर्जाको सिद्धान्त हो। तो हामी भोजनको कुरा गर्दै थियौं कि ये जो हमारा न्यूरो ट्रांसमिटर्स हैं तो न्यूरो ट्रांसमिटर्सबाट हामी यहाँ कुरा यहाँसम्म पुगेका थियौं कि यो न्यूरो ट्रांसमिटर्स दुईटा कोषको बीचमा जो सिग्नल ट्रान्सफर हुन्छ हाम्रो मस्तिष्कमा त्यो न्यूरो ट्रांसमिटर त्यसलाई भनिन्छन्। अनि त्यो हाम्रो जब हामी सात्विक भोजन लिन्छौं तो सात्विक भोजनमाथि पनि अनि राजसिक तामसिक भोजनको पनि न्यूरो ट्रांसमिटर्स माथि प्रभाव पर्छ। धेरै खाएर के हुन्छ, मान्छे के भन्छ, अब मैंने बहुत खा लिया अब मुझसे सोचा नहीं जा रहा। होता है ना प्रभाव सीधा ऐसे ही होता है। नींद आ रही है, दिमाग थक गया इसीलिए नींद आ रही है क्योंकि उसके पास ऊर्जा नहीं है। सारी तो हमने भोजन पचाने में लगवा दी, फिर उसके बाद और किसी काम के लिए बचती नहीं है। आणि त्यसपछि अर्को के लेखेको छ कि ट्रिप्टोफैन नामक अमीनो एसिड सेरोटोनिन खुशी को हार्मोन के निर्माण में मदद करता है। क्या है कि एक ट्रिप्टोफैन नामक अमीनो एसिड जो हमारे शरीर में भोजन अच्छा लेते हैं सात्विक तो उससे तैयार होता है और वो हमारे शरीर के अंदर खुशी के हार्मोन को तैयार करता है जिसको सीरोटोनिन कहते हैं। अच्छे अच्छे हार्मोन्स होते हैं ना कुछ। हमारे शरीर के अंदर करीबन 56 हार्मोन रिलीज होते हैं। कितने? 56 हार्मोन बनाता है शरीर करीबन। उसमें कुछ अच्छे हार्मोन है, कुछ बैड हार्मोन भी है, कुछ हैप्पी हार्मोन है, कुछ सैड हार्मोन भी है। तो ये हैप्पी हार्मोन है एक सेरोटोनिन, एक है एसिटोनिन, एक है ऑक्सीटोसिन, एक है डोपामिन। वही डोपामिन जिसके चक्कर में लोग ड्रग्स लेते रहते हैं। तो इसका काम बाद में बताएंगे।
अब आते हैं सीरोटोनिन, एक न्यूरोट्रांसमीटर है जो नींद और भूख को नियंत्रित करने क्या क्या करता है। ये सीरोटोनिन हार्मोन, जिसको हैप्पी हार्मोन भी कहा गया, ये नींद और भूख को नियंत्रित करता है, मूड को भी नियंत्रित करता है और दर्द को रोकने में मदद करता है। अगर आप अच्छा भोजन ले रहे हैं और आपके शरीर में अच्छी मात्रा में सीरोटोनिन उत्पन्न होता है, तो मीन्स के समय में होने वाला दर्द कम हो जाएगा। इतना प्रभाव पड़ता है आपके शरीर में, जिन कारणों से दर्द हो रहा है वो दर्द कम हो जाएगा, क्योंकि सीरोटोनिन एक हैप्पी हार्मोन है। इसके साथ में आपको भूख ज्यादा नहीं लगेगी, आपको नियंत्रित भूख लगेगी, क्योंकि सोचने समझने की शक्ति सही बनी रहती है। अब देखो हार्मोन का कितना प्रभाव है। अब इसके साथ में ये हमारी भूख के साथ साथ में ये हमारी नींद को भी नियंत्रित करता है और मूड को भी नियंत्रित करता है। तो महिलाओं तो देरी मूड स्विंग्स हुन्छन् किन कि प्रत्येक महीना जो ये मीन्स को साइकिल चलिरहेको छ त्यो कारणले हर्मोनल चेन्जेस महिलाहरूको शरीरको भित्र धेरै हुन्छन् अनि त्यो कारणले मुड स्विङ्स अलिक धेरै पाइन्छ महिलाहरूमा। अनि त्यसलाई नियन्त्रित गर्नका लागि पनि यही त्यो सेरोटोनिनको मुख्य कार्य हो अनि त्यसमा पनि भोजन हाम्रो मुख्य रोल प्ले गर्छ। अनि यसका साथै सेरोटोनिनका 95% जठरांत्र संबंधी मार्ग में बनता है। तो जो ये 95% सेरोटोनिन है ये बनता कहाँ है, ये जहां हमारा जठराग्नि से संबंधित मार्ग है ना, पेट में बनता है, इतना समझ लो। इसीलिए पाचन तंत्र का काम सिर्फ भोजन को पचाना ही नहीं है बल्कि भावनाओं को नियंत्रित करना भी है। ठीक है। सेरोटोनिन आंत में रहने वाले अच्छे बैक्टीरिया से बहुत प्रभावित होता है। राम्रो बैक्टीरिया को कुरा गरेका थियौं नि हामी गट हेल्थ भन्छौं त्यसलाई, कि हाम्रो पेट के अंदर, हाम्रो पेटको भित्र 1.5 किलो जस्तै यो राम्रो खालको बैक्टीरिया पाइन्छन्। अनि त्यो बैक्टीरिया को हानि कसरी हुन्छ, चिया खाएर, कफी खाएर, धेरै तितो खाएर, धेरै पिरो खाएर, धेरै तातो खाएर, कोल्ड ड्रिंक खाएर, यो सबै खाएर हाम्रो गुड बैक्टीरियाहरूको नुकसान हुन्छ। बल्कि अब आते हैं इसमें और समग्र स्वास्थ्य में हमारा ये सेरोटोनिन बहुत भूमिका निभाता है। यह आंत और मस्तिष्क के बीच सीधे संबंध को उत्तेजित करता है। तो हमारा जो सेरोटोनिन है ये आंत और पेट के बीच में रिलेशन भी बना के रखता है, संबंध भी बना करके रखता है। अब खराब पाचन या भारी भोजन मन पर नकारात्मक प्रभाव डालता है। तो जब हाम्रो पाचन राम्रो हुँदैन अथवा हाम्रो भोजन अगर धेरै हेभी छ भने तो हाम्रो शरीरमाथि, हाम्रो मस्तिष्कमाथि एकदमै नेगेटिभ नकारात्मक प्रभाव पार्छ त्यो। अनि अनि त्यसको कारणले चिड़चिड़ापन, तनाव, अवसाद उत्पन्न होता है। कई बार व्यक्ति को समझ ही नहीं आता, सब कुछ है मेरे पास फिर भी दुखी क्यों? अभ्यास ठीक नहीं है, खाने का अभ्यास ठीक नहीं है, सोने का अभ्यास ठीक नहीं है, आदतें ठीक नहीं है, गड़बड़ करते रहते हैं। छोटी छोटी चीजों में लोभ आ जाता है, छोटी छोटी चीजों में लोग जागृत हो जाता है। ऐसे होता है लोगों के साथ में, हुन्छ कि हुँदैन? हुन्छ। त्यही भएर समस्या छ, त्यसको समाधान गर्ने हो। तो अब भोजनको कुरा हामी गर्दैछौँ कि भोजन हाम्रो जीवनमा कसरी प्रभाव पारिरहेछ। अच्छा, मांसाहार त्यो नुकसान पनि हेर्छौँ अनि यसको वैज्ञानिकता पनि म राम्रोसँग भन्छु हजुरहरूलाई। कुरा गरौँ। अब मांसाहार से प्रदूषण होता है। कैसे होता है? औद्योगिक दुनियामा भोजनका लागि पशुहरूको पालन जल प्रदूषणको सबैभन्दा ठूलो कारण देखिएको छ। यो त वर्ल्डमा रिपोर्ट आएको छ, एकदमै प्रमाणित रिपोर्ट। को लागि पशुहरू, त्यस्ता खालको पशुहरू पाल्न पर्छन् अनि उहाँहरूलाई धेरै पानी पनि दिनुपर्छ। जल प्रदूषणको धेरै कारण यो बनिरहेछ। वर्ल्ड वॉच इंस्टीट्यूट को अनुसारले दुनियाभरिमा उत्सर्जित होने वाले मीथेन गैस का 15 से 20% हिस्सा भोजन के लिए पाले जाने वाले पशु उत्सर्जित करते हैं। जो मीथेन गैस है जिससे दुनिया भर में एक बहुत बड़ी हानि हो रही है, उसका 15 से 20% तो ये पशु ही उत्पन्न कर रहे हैं जिनको हम भोजन खाने के लिए पाल रहे हैं। और पशु फार्मों में पशुओं द्वारा उत्पादित भारी मात्रा में मल मूत्र के जल स्रोतों में मिल जाने से पानी दूषित हो जाता है और यह पानी लोगों को बीमार करता रहता है। जो नहीं खाते उनको भी बीमार करता है। स्वाइन फ्लू पनि हामीले सुनेका छौं। धेरै मनुष्यहरूमा तो पशुहरूको कारणले धेरै बीमारी उत्पन्न हुन्छन् के। अब अगर मान लीजिए, छोटी सी बात है, हम गाय का दूध भी लेते हैं, अगर वो गाय प्लास्टिक खा रही है और उसको कैंसर हो गया तो उसका दूध पीने वाले को भी कैंसर होगा कि नहीं होगा? ये तो सात्विक भोजन को कुरा भयो नि। अगर आमालाई केही समस्या हुन्छ भने तो बच्चाको दूध फेरि रोकिदिन्छ नि, किन? किनकि बच्चे को भी वो समस्या, आमा को अगर शरीर में गर्मी हो जाए, बच्चे को दूध पी के गर्मी हो जाती है,
इतना प्रभाव पड़ता है। तो दूध तो वही है ही। इसके अलावा जो बाकी किसी भी पशु के अंदर कोई भी रोग होगा वो हमारे पास ट्रांसफर हो जाता है। सबसे बड़ा नुकसान तो मांसाहार का यही है कि जो भी रोग होगा वो ट्रांसफर हो जाएगा। फिर आती है भूमि की बात। बोले जैसे जैसे दुनिया में मांस खाने वालों की संख्या बढ़ी है वैसे ही दुनिया भर के देश मांस की आपूर्ति करने के लिए जमीन के बड़े बड़े हिस्सों को फैक्ट्री फार्मों में तब्दील कर रहे हैं। जो कि हम लोग खेती के लिए प्रयोग किया करते थे वह पोल्ट्री फार्म जैसे फार्म हाउस बन करके तैयार हो गए हैं। पालतू पशुओं के चारे के लिए जंगलों को साफ करने की वजह से स्वदेशी पौधों और जानवरों की प्रजातियां भी विलुप्त हो रही हैं, क्योंकि खाने के लिए तो 2 4 5 गिन के खाते हैं। हालांकि कुछ जगह तो फिर अलग ही हिसाब किताब है। कुछ कुनी कुनी देश में तो तबाला था छा भ्रूण बनी खांचन था छा चाइना में बड़ी उनसे विशेष रूप से 2 3 महीने का। इसी के लिए महिलाएं पूरा वो उसका उनका प्रोजेक्ट होता है और वो कई हजार लाखों में बेचा जाता है। भ्रूण था छनी गर्भ बाटा निकालिए को भ्रूण 2 3 महीना को। हाँ देरी ठाव मचाई असतो। ये विकृत मानसिकता की पराकाष्ठा नहीं है। छके चाहिए छके चाहिए आमिलाई तो इतनी घिन लागी रहा छा तरह तो चलो ठीक छा तो तुम मनुष्य को भ्रूण को संदर्भ में आमी घिन मानी रहा छो तरु अरु कसई को बच्चा खाटेरा खाई खाई रहा छो तो द्रोह हत्या छई ना फेरी तो बनी तो किसी को संतान होनी तो बनी तो हो आगाड़ी बढ़ो। अच्छा महासागरों का सूखना, जो सागर है समुद्र है वो कैसे सूख रहे हैं। पिछले 50 वर्षों में मछली उद्योग ने बड़ी मछलियों की 90% आबादी को समाप्त कर दिया है। पूरा इकोसिस्टम डिस्टर्ब करी सकेगा स्वामी एवढा जो सरी कि आजकल क्या है कि यूरिया पेस्टिसाइड जैसे खेतों में डलते हैं, इसी प्रकार के केमिकल्स मछलियों को भी दिए जाते हैं। रात रात में मछली को स्टेरॉइड्स देकर के बड़ा कर दिया जाता है और फिर वो मार्केट में बेची जाती है। अब उससे तो मुझे आप खुद ही बताओ, स्टेरॉइड खाने वाली उस मछली को अगर व्यक्ति खाए तो उसके शरीर में लाभ होगा कि हानि होगी। कौन सा प्रोटीन पूरा हो जाएगा, मरने की कगार पे पहुंच जाएगा व्यक्ति। बोला ना, अगर पशु बीमार है तो उसे खाने के बाद व्यक्ति भी बीमार हो जाएगा, पक्का होगा। आप रोक ही नहीं सकते क्योंकि रोग है ना उसके शरीर में। और स्टेरॉइड खा करके बनी पड़ी हुई जो मछलियां हैं उन्हें खा करके व्यक्ति क्यों नहीं मरेगा, आप ही बताओ। दुनिया के 17 प्रमुख मछली क्षेत्रों में से 13 क्षेत्र खत्म हो गए हैं या जल्दी ही खत्म होने की कगार में हैं। महासागर सूख रहे हैं, क्यों? क्योंकि मुख्य रूप से जैसे कि हमने पहला पॉइंट देखा, मछली उद्योगों ने बड़ी मछलियों की 90% आबादी खत्म कर दी है। भाई सब भी तो चाहिए नहीं, मात्र मनुष्य तो चाहिए ना धरती पर। मनुष्य को साथ मारू जीव जंतु पशु पक्षी बनी तो चाहिए। ये सब भाई इकोसिस्टम को पार्ट छन। अब जैसे एक छोटा सा उदाहरण है मौरी को, अगर दुनिया की सारी मौरी खत्म हो जाए तो 2 से 3 वर्षों के अंदर पूरी दुनिया खत्म हो जाएगी, मनुष्य भी खत्म हो जाएगा, फॉर श्योर है। ऐसे ही इस इकोसिस्टम के अंदर जितनी हमारी आवश्यकता है ना, गधा घोड़ा बैल गधी सबकी आवश्यकता है, छोटे छोटे कीड़ों की भी आवश्यकता है, सब अपना अपना कार्य कर रहे हैं। अब ये देखो ना, एक छोटा सा केचुआ देखने में तो हम लोगों को लगता है क्यों है ये, लेकिन उस केचुए को अगर आप देखते हो वो धरती के अंदर रहता है और इसके बाद जो है जो धरती के अंदर रह करके उसको जो मिट्टी है उसको उपजाऊ बनाता है। हर प्राणी अपना अपना रोल अदा कर रहा है, चाहे वो चींटी हो, चाहे वो मकोड़ा हो, चाहे वो मधुमक्खी हो, चाहे वो तितैया हो, चाहे वो मछलियां हो, जितने भी प्रकार की हैं, उन सबका होना धरती पे आवश्यक है। इसीलिए तो भगवान ने उन्हें बनाया है। इकोसिस्टम डिस्टर्ब हो जाता है पूरी प्रकृति का और फिर वो और अलग प्रकार की समस्याएं हमारे सामने आती हैं। और अगली एक बड़ा महत्वपूर्ण पॉइंट ये है कि अकेले 1 वर्ष के दौरान पिछले लास्ट ईयर में दुनिया भर में प्रति व्यक्ति औसतन 16 किलोग्राम मछलियां बेची गई हैं, जबकि हम जैसे तो कई लोग खाते भी नहीं। तो औसतन 16 किलो मछलियां बेची गई हैं पिछले साल। उसी वर्ष प्रति व्यक्ति 200 किलोग्राम समुद्री जानवरों को नेट में फंसाकर मारा गया और उन्हें अनावश्यक बताकर फेंक भी दिया गया। मतलब मछलियां निकालने के लिए करीबन 15-16 किलो की मछली निकालने के लिए 200 किलो जो ऐसे जीव जंतु हैं जो मछलियों के साथ नेट में पकड़ करके आ जाते हैं, उनको वो मर जाते हैं और फिर मार करके फिर ये फेंक दिया कह करके फेंक दिया जाता है कि ये काम के नहीं है, इनको खाया नहीं जा सकता। अब ये बताओ ये कितना बड़ा पाप है। हम जब घर में बैठ करके अपनी इन सब चीजों का सेवन कर रहे होते हैं, हमें अंदाजा नहीं होता कि आपके घर में प्लेट तक पहुंचने वाला जो भोजन है वो कितने जीव जंतुओं का जीवन लील करके आप तक पहुंचा है।
यो बुझने कुराओ पाप को भागीदार कौन जब अगर हम खाएंगे नहीं तो कोई बेचेगा ही क्यों? खा तो हम ही रहे हैं ना। और व्यक्ति अपने स्वार्थ के लिए पूरी प्रकृति को नष्ट करने पे तुला हुआ है। दुनिया में बुद्धि तो सबसे ज्यादा मनुष्य के पास है, लेकिन मनुष्य से ज्यादा मूर्ख कोई नहीं है जो अपने जीवन को स्वयं अपने हाथों से खत्म कर रहा है। सच बात है। बुद्धि होने के बावजूद भी ये दुष्परिणाम है। अशिक्षा के कारण, अज्ञानता के कारण, असंवेदनशीलता को कारण ले पनियो भैराचा। अभी आप ही हो जाओ कि 15-16 किलो को मछली का लागी हमें 200 किलो को वजन जो बनाए रहा था जीव जंतु, तो कितने आते होंगे उनके अंदर, छोटे बड़े सब मिला करके उन सबको मार करके फेंक रहे हैं। कितना बड़ा पाप है, कितना बड़ा पाप है। आउनु अगाड़ी को कुरा करो, पानी को संदर्भ में कुरा करो, जल सागर को संदर्भ में तो हामीले कुरा कर ही सके कि महासागर सूख रहे हैं उसकी वजह से और उनका इकोसिस्टम पूरी तरह से डिस्टर्ब हो रहा है। 1 किलोग्राम मांस जो उत्पन्न हुन्छ नि त्यसको लागि 20,940 लिटर पानी को खपत हुन्छ। कति? 20,940। तपाईको घरमा जो पानी को टंकी छ कति लिटर को छ? 1000 लिटर को। तपाईले एक दिन में 1000 लिटर पानी खर्च गर्नुहुन्छ आफ्नो लुगा धुल्नको लागि, आफ्नो घरमा सबै सफाई इत्यादि गर्नका लागि, पिनेका लागि, बर्तन भाँडा माझ्नेको लागि, सबै कुराको लागि 1000 लिटर। 1 किलो मांसका लागि एकैचोटी 20,940 लिटर तपाईको 21 दिनको खपत पानीको, अनि 1 किलो पशुको लागि, मांसका लागि। बुझ्नु होला? ठीक छ? अगाडि कुरा गरौँ। पानी उसको चाहिए होता है ना, पानी पीने के लिए भी चाहिए होता है, उसके पोषण के लिए भी चाहिए होता है, और उसकी जो भी प्रक्रियाएं होती हैं उसके शोधन के लिए, जब वो कटता है वो सारी जहाँ वो कट रहा है वहां सब उसमें धुलने धुलाने सारे प्रोसेस के लिए सब चीजों में टोटल मिला करके उसका जो, क्योंकि आप एक को मार करके काट करके तैयार करते हो तो कितना किलो निकलेगा? एक मुर्गे में कितना निकलता है? जब आपको पता होगा, मुझे पता नहीं कितना निकलता है। अब वो 10-12 किलो निकलता है तो उसके जीवन भर का पूरा हिसाब किताब भी लगा लो। इसके साथ में उसकी जो पूरी प्रक्रिया जिससे वो होकर के गुजरता है, जो मांस बेचा जाता है मार्केट के अंदर, उस सारी चीजों में हिसाब किताब लगा करके करीबन इतना तो ये साइंटिफिक फैक्ट है। यो सबै तेरा हजुरलाई मिल्छ। यो पतंजलिले बनाएको होइन, हामी तो नेटबाट अनि जति पनि रिसर्चहरू भएका छन् त्यो बाट हामी निकालेर यहाँ राखिरहेका छौँ।